हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम लोग एंटोमोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और ये एंटोमोलॉजी की सीरीज़ का पहला वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी पढ़ने वाले हैं और डोमिनेंस ऑफ इंसेक्ट इन एनिमल किंगडम पढ़ने वाले हैं। डोमिनेंस हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी जो हमारी है उसमें हम लोग एशियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसका नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, फिर बिगिनिंग ऑफ प्रोफेशनल एंटोमोलॉजी इन इंडिया पढ़ेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक इज डेफिनेशन। जो वर्ड एंटोमोलॉजी होता है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव होता है, एंटोमोन जिसका मतलब होता है इंसेक्ट और लॉजी जिसका मतलब होता है नॉलेज। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दिस इज अ ब्रांच ऑफ जूलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट इंसेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप विद इन्वायरमेंट एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। डेफिनेशन से क्लियर हो जाता है कि जो एंटोमोलॉजी है वो जूलॉजी का एक पार्ट है जिसके अंदर हम लोग इंसेक्ट के बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उनके हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे, उनके फूड डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे और उनका रिलेशनशिप कैसा है हम ह्यूमंस के साथ, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ और जो हमारा इन्वायरमेंट जिसमें वो रह रहे हैं उसके साथ। इंसेक्ट की जो हम लोग स्टडी करते हैं वो हम लोग वेरियस बेसिस पे करते हैं, जैसे कि मार्फोलॉजी हुआ, टेक्सोनॉमी हुआ, इकोलॉजी हुआ, एम्ब्रियोलॉजी हुआ, फिजियोलॉजी हुआ। ये सब के बेसिस पे हम लोग करते हैं। मार्फोलॉजी मतलब हम लोग जो इंसेक्ट है उनका विंग्स कैसा है, उनके लेग्स कैसे हैं, उनके माउथ पार्ट कैसे हैं, इसके बारे में हम लोग मार्फोलॉजी में पढ़ते हैं। किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर को जानने के लिए हम लोग उसकी एनाटॉमी को पढ़ेंगे, उसकी हिस्टोलॉजी को पढ़ेंगे, उसकी साइटोलॉजी को पढ़ेंगे। एनाटॉमी में हम किसी भी चीज़ के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ के बॉडी पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। हिस्टोलॉजी में हम उस चीज़ की टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। साइटोलॉजी में कॉमन सी बात है, हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे एक एडल्ट जो हमारे सामने जो एडल्ट है वो एक से कैसे एम्ब्रियो में बना है और एक एम्ब्रियो से कैसे वो एडल्ट में डेवलप्ड हुआ है। टेक्सोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे उस इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन हुआ है, कैसे उसको ग्रुप में बांटा गया है, किस बेसिस पे बांटा गया है। फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि उनका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है इन्वायरमेंट के साथ, इसके बारे में पढ़ते हैं। और इकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि वो इन्वायरमेंट के साथ जिसमें वो रह रहा है कैसे उसमें सर्वाइव कर रहा है और कैसे उसके साथ रिलेशनशिप है उसमें इन्वायरमेंट के साथ, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी। इसमें हमारा पहला टॉपिक है एशियन हिस्ट्री। ये कहा जाता है कि जो इंसेक्ट्स हैं वो 250 से 500 मिलियन ईयर्स पहले इस प्लैनेट पे आए थे और जो हम ह्यूमंस हैं वो 1 मिलियन ईयर्स पहले इस प्लैनेट पे आए थे। तो अगर हम लोग इवोल्यूशनरी मैच्योरिटी जो है वो कंपेयर करते हैं ह्यूमंस और इंसेक्ट की, तो ये क्रिस्टल क्लियर है कि जो इवोल्यूशनरी मैच्योर होगा वो इंसेक्ट होगा, क्योंकि वो 500 से 250 मिलियन ईयर्स पहले आए हैं। जब हम 1 मिलियन ईयर्स पहले आए हैं तो आज हम लोग इतने डेवलप्ड, इतने इवोल्यूशनरी मैच्योर है, हमारी जो ब्रेन कैपेसिटी है वो आज से ह्यूमन इरेक्टस से ह्यूमन सेपियंस बनने तक बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। हमने सिविलाइजेशन बनाई है, हमने एग्रीकल्चर करना सीखा है, हमारे बॉडी में चेंजेस हुए हैं, हम लोग सीधा खड़ा होकर चलना सीखे हैं। पहले हम लोग कहते हैं कि बंदर से डेवलप हुए थे जो कि 4 पैर पर चलते, फिर हम लोग धीरे धीरे 2 पैर पर चलना, फिर हम लोग सीधे चलना शुरू किए। तो ये सब चेंजेस हमारे अंदर हुए। तो उसी तरह इंसेक्ट के अंदर जो कि 500 मिलियन पहले हैं उनके अंदर कितने ज़्यादा चेंजेस हुए होंगे, ये बात है। जब हम लोग एक्चुअली जब इंडिया में हम लोग बात करते हैं तो हम लोग को कोई ऐसा वर्थ लिटरेचर नहीं मिलता है जिसके बेसिस पे हम लोग कह सकें कि हाँ हाँ हमारे जो इंसेक्टर थे उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज थी हमारे इंसेक्ट के बारे में, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के बारे में। ऐसा कोई वर्थ लिटरेचर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे रेफरेंसेस हैं जिससे हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने एकदम नेगलेक्ट नहीं किया था छोटे इंसेक्ट को, उनके पास कुछ ना कुछ नॉलेज थी। जैसे कि अमरकोश एक बहुत ही वेल नोन डिक्शनरी है संस्कृत की, उसके अंदर 7 लाइन जो है वो छोटे छोटे इंसेक्ट जैसे बीज हुआ, मॉथ हुआ, एंट हुआ, बीटल्स हुआ, इनके बारे में दिया हुआ है। और उसका एक फेमस फिजिशियन है सुश्रुत, उन्होंने एंड्स को 6 ग्रुप नॉमेनक्लेचर किया है उसका। और उस नॉमेनक्लेचर को देख कर हम लोग कह सकते हैं कि उस ऑथर ने मतलब सुश्रुत ने कितने अच्छे से उसको ऑब्जर्व किया होगा, उसके हैबिटेट को, उसके स्ट्रक्चर को, ताकि उन्होंने उसको क्लासीफाई किया उस टाइम में। और भी हम लोग रेफरेंस मिलता है जैसे कि महाभारत और रामायण में हम लोग को
महाभारत में हम लोग देखते हैं कि जब कौरव थे उन्होंने लैक का एक महल बनवाया था जिसमें उन्होंने पांडवों को जला के मारने की कोशिश की थी। तो उससे ये पता चलता है उनको पता था कि लैक जो होता है उनके अंदर इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। तो ये कह सकते हैं कि उन्होंने एकदम से नेग्लेक्ट नहीं किया था, लेकिन हाँ इतनी नॉलेज नहीं थी जितना कि आज के टाइम या फिर उस टाइम दूसरे देशों में रही होगी। नेक्स्ट स्लाइड है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जब हम उस टाइम हमारे साथ ब्रिटिशर्स हम पे राज करते थे, तो उस समय जो ऑथर थे अगर उन लोगों के रेफरेंसेस को या फिर उनका जो डिस्क्रिप्शन उससे अगर हम लोग देखते हैं तो 18th सेंचुरी के जो 80 साल था, 80वां साल मतलब 80s ऑफ द 18th सेंचुरी था, वहाँ से इंडियन एंटोलॉजी जो था, इंडियन एंटोलॉजिकल डिपार्टमेंट या फिर एंटोलॉजी जो फील्ड था वो डेवलप्ड होना शुरू हुआ था। सबसे पहला हम लोग का काम मिलता है कार्लस लिनियस से। कार्लस लिनियस जो हमारे हैं वो एक बहुत ही फेमस यूरोपियन बॉटनिस्ट हैं। उनकी बुक जो है सिस्टमा नेचर जो कि 1758 में पब्लिश्ड हुई थी, उसके जो 10th एडिशन है उसमें हमको 12 इंडियन इंसेक्ट के बारे में मिलता है। लेकिन एक्चुअली में जो एक प्रोफेशनल वर्क जिसको कहते हैं स्टार्ट हुआ था वो 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, और वो भी मेडिकल ऑफिसर एक थे, डॉक्टर J.G. क्वाइनिंग। वो एक स्टूडेंट थे लीनियस के, उन्होंने शुरू किया था। इनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था इस इंसेक्ट वगैरह के बारे में कि जो नवाब ऑफ ऑर्किड थे उन्होंने इनको एक नेचुरलिस्ट के रूप में अपॉइंट कर दिया था। और इनका सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो 1779 में टेंजोर डिस्ट्रिक्ट में टर्माइट्स के ऊपर इन्होंने अपना रिसर्च किया था, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन या फिर एक तरीके से एक बहुत ही पहला रिसर्च कहा जा सकता है या फिर रिपोर्ट कहा जा सकता है इंडियन के टाइम। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारा फेज़ है 1779 से 1800 के बीच में, इसमें बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए गए इंसेक्ट में। जैसे लैक इंसेक्ट के बारे में स्टडी की गई, सिल्क वॉर्म के बारे में इंसेक्ट के बारे में स्टडी की गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं द फर्स्ट जनरल वर्क ऑफ इंसेक्ट जो है एशिया का, वो जो है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट। जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट जो है वो पब्लिश हुआ था, उसको डैनवम ने पब्लिश किया था 1800 में, और उसको रिवाइज किया था वेस्टवुड ने 1842 में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट जो है वो नेचुरल हिस्ट्री जो फेज है एंटोलॉजी का, उस पर जब पढ़ा वो 3 ऑर्गेनाइजेशन के स्टैब्लिशमेंट केसेस हुआ था। इस तीनों ऑर्गेनाइजेशन का डेट कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहला है द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कि 1785 में इस्टेब्लिश की गई थी। इसके वर्कर को इनके जो इसमें वर्कर काम करते थे उनको इनकरेज किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्ट को कलेक्ट करें और उसको एग्जिबिट करें। नेक्स्ट है द इंडियन म्यूजियम ऑफ इंसेक्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता इन 1875, और ये मर्ज कर दिया गया था इंडियन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से। इनके जो वर्कर थे उन्होंने इतना एनर्जेटिकली काम किया कि 10 साल के टाइम स्पैन में इनके पास एक बहुत ही वास्ट इंफॉर्मेशन हो गई थी इंसेक्ट के बारे में, और उन्होंने जर्नल पब्लिश करना शुरू किया। द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो था वो 1883 में इस्टेब्लिश हुआ था, और द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो 1888 में अपना जर्नल पब्लिश किया था, और आज तक ये पब्लिश होता है। इसके जो वर्कर थे ना सिर्फ ये पढ़ते थे इंसेक्ट के बारे में, रिसर्च करते थे, बल्कि इसके अलावा ये लोग उसमें वो नए इंसेक्ट खोजे, और इंसेक्ट ही नहीं उसके होस्ट को भी खोजे थे। उस टाइम इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा था लोगों का इंसेक्ट के बारे में, लोग जानना भी चाहते थे और लोग उस पर रिसर्च भी कर रहे थे। तो डिफरेंट साइंटिस्ट की जो नॉलेज थी वो स्कैटर्ड थी इधर उधर। तो जो उस समय जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने सोचा क्यों ना इसको एक जगह बांधा जाए, मतलब एक जगह कलेक्ट किया जाए। तो उन्होंने फौना ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम से एक जर्नल पब्लिश किया था। ठीक, उसकी जो पहली सीरीज थी वो मॉथ के ऊपर थी, जो कि 1892 में पब्लिश हुई थी, और आज तक वो कंटिन्यू की गई है। उसका सेकंड वर्क जो बहुत इंपॉर्टेंट काम किया गया था वो कैटलॉग का पब्लिकेशन हुआ था। 1931 में सबसे पहला कैटलॉग पब्लिश हुआ था, और वो बुक आर्किडीडेई के ऊपर पब्लिश किया गया था। उसके बाद 28 कैटलॉग डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर पब्लिश किए गए। इसका तो मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड है द बिगनिंग ऑफ प्रोफेशनल एंटोमोलॉजी इन इंडिया। एल डी निसलवेल
लियोनेल डी निसलवेयर जो थे वो पहले एंटोमोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया हैं जिनको 1901 में अपॉइंट किया गया था। 1901 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये काम करने के एक पीरियड में, एक साल में ही इनकी डेथ हो गई थी। तो मिस्टर लैफ्रॉय मैक्सवेल, ये मिस्टर मैक्सवेल की फ़ोटो है, इनको अपॉइंट किया गया सेकंड एंटोमोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया इन 1903 में। ठीक, ये अपॉइंट से पहले सूरत में कुछ दिन तक काम कर रहे थे। फिर इन्हें एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पूसा बिहार में था, वहाँ पे इन्हें एंटोमोलॉजिस्ट के रूप में अपॉइंट किया गया, इम्पेरियल एंटोमोलॉजिस्ट के रूप में अपॉइंट किया गया 1905 में। तो फर्स्ट इम्पेरियल एंटोमोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया जो हैं वो मैक्सवेल लैफ्रॉय हैं, लेकिन पहले एंटोमोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया लियोनेल डी मैक्सवेल हैं। एक इन्होंने एक बुक लिखी है, मैक्सवेल लैफ्रॉय ने एक बुक लिखी है सम इंसेक्ट लाइफ ऑफ इंडिया, जो कि एक बहुत ही मोन्यूमेंटल बुक है एंटोमोलॉजी के फील्ड में। उसके बाद 1934 में हमें पता है कि 1934 में पूसा बिहार में भूकंप आ गया था, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था उसको हम लोग न्यू दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया था, उसका जो हेड क्वार्टर था। उसके बाद 1911 में इसका नाम चेंज किया गया इम्पेरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, और 1923 में यहाँ के जो विश्वनाथम जो थे वो पहले डायरेक्टर बनाए गए इसके। और ये 1903 में ये डिप्लोमा, 2 साल का डिप्लोमा प्रोवाइड कर रहा था लोगों को जो इसमें काम करना चाहते थे, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड थे। 1938 में एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया था। उसके बाद इम्पेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो देहरादून में 1906 में स्टैब्लिश किया गया था। 1905 में प्लेग कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ था, और 1928 में मलेरिया सर्वे ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया गया था। अगर हम लोग स्टेट के लेवल पे देखें जो काम शुरू किया गया था, उसका इनिशिएटिव मद्रास गवर्नमेंट ने लिया था। मद्रास गवर्नमेंट ने टीबी फ्लेचर को पहला एंटोमोलॉजिस्ट स्टेट लेवल का 1909 में अपॉइंट किया था। ठीक, 1914 में मिस्टर टीबी फ्लेचर ने एक बुक लिखी सम साउथ इंडियन इंसेक्ट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वेल नोन बुक है फील्ड ऑफ एंटोमोलॉजी में। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है डोमिनेंस ऑफ इंसेक्ट इन एनिमल किंगडम। हमको पता है कि हमारे पास 20 फाइलम है एनिमल किंगडम में। उसमें सबसे बड़ा फाइलम जो है वो हमारा आर्थ्रोपोडा है, और आर्थ्रोपोडा जो है वो क्लास इंसेक्टा को कंप्रोमाइज़ करता है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट और कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप होता है। जो हमारे इंसेक्ट की बॉडी होती है वो 20 प्रिमिटिव सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, जिसको हम लोग देख सकते हैं एम्ब्रियो के लेवल में। एम्ब्रियो जब रहे वो तब दिखता है हम लोग को, और इनको 3 ग्रुप में डेफिनेट रीजन में इसको क्लासीफाई किया गया है, द हेड, द थोरेक्स एंड द एब्डोमेन। 1973 में प्रधान नाम का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रीज़न दिया कि क्यों इंसेक्ट का डोमिनेंस इतना ज़्यादा है हम लोगों पे। उसका पहला था स्ट्रक्चर परफेक्शन, डेवलपमेंट पेक्युलरिटीज़, फूड डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टेड डिवाइसेस। ये पॉइंट्स है, इसको मैं ऐसे ना बता के अपने पॉइंट, मैंने इसी चीज़ को पॉइंट्स वाइज में लिख दिया, हेडिंग में ना लिख के मैंने पॉइंट में लिख दिया है। आप इसको एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं। तो पहला है इन एनिमल किंगडम मोर देन 85% स्पीसीज आर रिलेटेड फ्रॉम क्लास इंसेक्टा। 85% से ज़्यादा स्पीसीज जो है वो क्लास इंसेक्टा में है। ठीक, उनकी जो फूड हैबिट और फूड हैबिटाट जो हैं वो ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, और वो खुद को एडजस्ट कर लेते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में। थर्ड पॉइंट है इनकी जो ओरिजिन है वो 350 मिलियन ईयर्स एगो है। ठीक, चौथा पॉइंट है जो उनके पास विंग्स होती है, जिससे वो दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं, और दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं और अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर सकते हैं। ये सर्वाइव कर देते हैं किसी भी टेम्परेचर पे, -50 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि एक इंसेक्ट है सिलोपा सैप, जो कि तेल के कुएं में पाया जाता है। ठीक, इनकी साइज छोटी होती है, जिसकी वजह से इनको कम रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। छठवां पॉइंट है इसके जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से अपनी उस कैविटी में हवा भर लेते हैं और हाई एल्टीट्यूड पे उड़ सकते हैं। सातवां पॉइंट है
इनके पास जो कवरिंग होती है उसको हम लोग क्यूटिकल कहते हैं, जो कि काइटिन से बनी रहती है और बहुत ही हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर इनको प्रोवाइड करती है। उसके बाद है जो इंसेक्ट की जो एग होता है उसकी जो कवरिंग होती है वो भी बहुत हार्ड होती है और जिसके वजह से वो उनको सेफ रखती है। इनके पास बहुत ही हाई रिप्रोडक्शन कैपेसिटी होती है और इनके पास गुड सेंस होता है चूजिंग टू प्लेस गिव बर्थ ले एग। जैसे ग्रासोपर जो होता है वो जो हमारे खेत होता है उनके जो क्यारी बनी रहती है उसके पास अंडे देता है, ताकि जब जो वो हो मतलब कोई भी पानी नहीं आए तो उसको फर्क ना पड़े। उसके बाद जो इनका एग्स होता है एक से ज़्यादा एडल्ट बाहर आ सकते हैं। जो कुछ इंसेक्ट होते हैं उन्हें फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब मेल पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बिना मेल पार्टनर के भी एग को फर्टिलाइज कर सकता है। जैसे कि पार्थोजिनेसिस होता है जिसको भी पार्थोजिनेसिस कहते हैं इस प्रोसेस को। इनके पास बोथ कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। इनके पास हेक्साबोट लोकोमोशन होता है जिसकी वजह से ये चल भी सकते हैं और तैर भी सकते हैं। इंसेक्ट जो होते हैं वो हाई एल्टीट्यूड पर उड़ सकते हैं। इनके बॉडी में ग्लिसरॉल पाया जाता है। ग्लिसरॉल जो है उनकी बॉडी में जो ब्लड होता है उसको जमने या फिर क्लॉटिंग उसका नहीं होने देता है। इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे और रिलेशनशिप ऑफ क्लास इंसेक्टा विद अदर क्लास ऑफ आर्थ्रोपोड पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए और अगर आपको नोट्स चाहिए फिर एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए क्विजेस वगैरह तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।